नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है दामिनी अबला नहीं है। इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। घरवाली को मरे अभी महीना ना बीता और तू छुटा सांड बन बैठा। तेरे भाग्य में अगर ऐसे ही मुंह मारना लिखा है तो जा कहीं और जाकर मुंह मार। खबरदार, आज से मेरे घर में पाँव ना रखना, नहीं तो काट डालूंगी। निकल जा यहाँ से। ले जा अपनी ज्वेलरी। कुछ शर्म बाकी हो तो पहन ले इसे और हाथ में 2 चूड़ियां भी डाल ले। भाग यहाँ से, इससे पहले कि छुरी तेरी गर्दन पर धार धरूं। मुंह पर इतना तेज, आंखों में गुस्से की इतनी चमक और स्वर में इतनी कटुता थी कि भीड़ की जुबान भी खुलने का साहस नहीं हो रहा था। सब लोग वहां से खिसक लिए थे। और बिरजू बिरजू तो जैसे गिरता पिटता बस जान बचाकर भागा था। सिर झुकाए दामिनी का सर्वांग गुस्से से कांप रहा था। राजेश्वरी देवी के चयन पर राजमाता दादी यशोदा देवी स्तब्ध तो थी, परंतु अपने कुल के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपने एकमात्र पुत्र दिग्विजय का पुनर्विवाह करना ही था। दादी माँ परेशान थी तो राजेश्वरी देवी भी कम दुखी नहीं थी। यह कठोर निर्णय लेने के लिए उन्होंने अपने आप को बहुत ही कठिनाई से तैयार किया था। आधुनिक युग में भी विज्ञान उनकी सहायता नहीं कर सकता था, यह बात वे अच्छे से जानती थी। वह बार बार अनेकों चिकित्सकों से मिल चुकी थी कि शायद कोई आशा की किरण दिख जाए, परंतु गर्भधारण करने की क्षमता स्वयं में ना होने के कारण वह इस निर्णय के लिए विवश थी। क्या सरल था उन्हें अपने जीवन में अपने एकाधिकार को समाप्त होते हुए देखना? उनका दिग्विजय का स्वयं पर और स्वयं का दिग्विजय पर पूर्ण एकाधिकार शायद समय की कसौटी पर परखा जाना था। अगले दिन भी प्रातः की बेला संकुचित मुरझाई हुई थी। कोठे की रौनक कहीं जाकर जैसे दुबक गई थी। सभी के चेहरे गंभीर थे। पिछले दिन पसरा तनाव अभी छट नहीं पाया था। राजमाता इस बात से व्यथित थी कि उन्होंने कैसे राजेश्वरी को यह वचन रूपी अधिकार दे दिया था कि दिग्विजय के लिए स्वयं ही कन्या का चयन करे। राजेश्वरी की मन की व्यथा यह थी कि जैसे तैसे उन्होंने बस्ती वालों को उनकी जमीन छोड़ने का बह दिखा दामिनी को विवश करने की योजना बनाई थी। वह भी दिग्विजय ने ध्वस्त कर दी थी। अब उन्हें पुनः नए सिरे से इस योजना में आगे बढ़ना था। और दिग्विजय दिग्विजय तो एक अलग ही दुनिया में विचरण कर रहे थे। दामिनी ने दिग्विजय के शांत सरोवर मन में अपनी एक पैनी दृष्टि से हलचल मचा दी थी। चाहकर भी उनकी निगाहों से दामिनी का चेहरा विस्मृत नहीं हो पा रहा था। पिछली पूरी रात दिग्विजय ने व्याकुलता से काटी थी। जब राजेश्वरी ने स्वयं उनके लिए दामिनी का चुनाव करा था तो वह इसे भाग्य का खेल मानकर अपने लिए सुखद नियति मान रहे थे। दामिनी का अल्हड़पन, चंचलता और अभिमान का आकर्षण उनके हृदय को माधुर्य से भर चुका था। राजेश्वरी और राजमाता के बीच तनातनी का दौर आज भी जारी था। एक दूसरे के प्रति विरोध दोनों मौन धारण कर दिखा रही थी। सुबह के जलपान के समय भी तनाव ने वातावरण विषम कर रखा था। तीनों एक दूसरे से नजर बचाए सिर झुकाकर बस बेमन से जलपान कर रही थी। जहां राजमाता चिंतित और सशंकित थी, वहीं दिग्विजय संतुष्ट और प्रसन्न। रत्न जो मिल गया था उन्हें, उस रत्न ने उनके हृदय को दीप्त कर दिया था। बस अब उन्हें इस बात की व्याकुलता से प्रतीक्षा की थी कि कब वह रत्न उनके जीवन में अपनी चमक बिखेरे। एक दूसरे से निगाह बचाते तीनों बस जलपान कर रहे थे कि राजमाता का धैर्य समाप्त हो गया और वह क्रोध से बोली, हम इस बात को यहीं पर नहीं छोड़ सकते। राजेश्वरी, आपने इस प्रकार का कृत्य करते हुए एक बार भी हमारी मान मर्यादा के विषय में नहीं सोचा। न जाने कौन सी विपत्ति लाने को आप तैयार बैठी हैं। ऐसे ही कोई लड़की जो ना हमारे कुल के योग्य हो और ना ही कुल के अनुरूप, हम उसका चुनाव कदापि नहीं कर सकते। राजमाता क्रोध से राजेश्वरी की ओर देख रही थी और उससे उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। परंतु यह क्या? राजेश्वरी इससे पहले कुछ उत्तर दे, उससे पहले ही दिग्विजय बोल पड़े। आपके लिए योग्यता की क्या परिभाषा है दादी माँ? आप जब उस लड़की से मिल लेंगी तो आपके जो भी मानक रहे होंगे उनमें वह आपको खरी उतरती दिखाई देगी। दिग्विजय के ये शब्द राजेश्वरी के लिए किसी व्रजपात से कम नहीं थे। विश्वास की वह डोर जो उनकी दिग्विजय के साथ बंधी हुई थी, आज तार तार होते दिखाई दे रही थी। राजेश्वरी को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी धमनियों में रक्त की गति बंद हुई जा रही थी।
उन्हें जान पड़ता था कि यह निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ा, पाषाण हृदय धरा फट क्यों नहीं पड़ी। यह विश्वास कि दिग्विजय के संपूर्ण मन मस्तिष्क पर उनका ही पूर्ण अधिकार है छिन्न भिन्न हो गया था। आंखों में आ रहे आंसुओं के वेग को रोकने का असफल प्रयास करते हुए वह सिर झुकाए खाने में लगी रही और दादी माँ कौतूहल से दिग्विजय को देख रही थी और यह जानने का प्रयास कर रही थी कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा था। यद्यपि राजेश्वरी ने आगे बढ़कर स्वयं ही दामिनी का प्रस्ताव विवाह हेतु उनके समक्ष रखा था, परंतु उसे एक पत्नी की ईर्ष्या कहे या अपना अधिकार छीनने की आशंका, दिग्विजय का स्वयं दामिनी में रुचि दिखाना राजेश्वरी को असहनीय था। दादी माँ ने दिग्विजय से पूछा, क्या आप मिल चुके हैं उस लड़की से जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? एक बंजारे की लड़की में क्या ऐसे गुण लक्षण हो सकते हैं जो हमारे कुल के अनुरूप हों? सुनते ही दिग्विजय अचकचा गए थे, लेकिन दामिनी के मुंह में वह आकुलता से बोले, जी दादी माँ, मुलाकात हो चुके हैं मेरी दामिनी से। एक बार आप अगर मिल लेंगी तो आपको भी निराशा नहीं होगी। यह जानते हुए भी कि ये बातें उन्हें शोभा नहीं दे रही हैं, दिग्विजय अपने मनोभाव नहीं छिपा पा रहे थे और दादी माँ की अपनी ओर पड़ती पैनी दृष्टि से वो अचकचा गए थे और इस परिस्थिति से बचते हुए दिग्विजय वहां से उठकर चले गए थे। वह इस विषय में और बात करके वातावरण को और भी विषम नहीं बनाना चाहते थे। राजेश्वरी भी एक विजयी दृष्टि दादी माँ की ओर डालती हुई वहां से उठकर जा चुकी थी, मानो वह उन्हें यह बताने का प्रयास कर रही थी कि उनका चुनाव गलत नहीं था। और दादी माँ वहीं बैठी गंभीरता से स्थिति का अवलोकन कर रही थी। यह तो सत्य बात थी कि उन्हें जल्दी से जल्दी दिग्विजय के जीवन में नए फूल खिलाकर अपने कुल का भविष्य सुरक्षित करना था, परंतु क्या इसके लिए दामिनी ही उपयुक्त थी? उन्हें स्वयं भी इस बात का पता लगाना था। जब दिग्विजय से विवाह करने के लिए ऊंचे कुल की एक एक से एक योग्य कन्याएं उन्हें अपने दिग्विजय के लिए मिल सकती थी, तो इस बात का अर्थहीन औचित्य उनकी समझ से परे था। क्या यह दिग्विजय का बचकाना निर्णय था या फिर वही स्वयं दामिनी को पहचान नहीं पा रही थी? उन्हें इस बात का पता लगाना था और इसके लिए उन्होंने अपने स्तर पर कार्यवाही करने की सोच ली थी। राजमाता की अनुभवी निगाहें कुंवर दिग्विजय के चेहरे पर दामिनी को लेकर आई चमक को भली प्रकार भांप गई थी। उन्हें यह तो समझ आ रहा था कि राजेश्वरी मन में द्वेष के रहते वह दिग्विजय के पुनर्विवाह के लिए आसानी से तैयार नहीं होगी। दिग्विजय के साथ साथ राजेश्वरी ने पूरी स्टेट की जिम्मेदारी संभाल रखी थी, बल्कि वह तो दिग्विजय से एक कदम आगे थी और राजमाता को यह बात अच्छे से समझ में आती थी कि स्टेट और उससे संबंधित सभी व्यावसायिक निर्णय अब राजेश्वरी के अधीन थे। राजेश्वरी ने स्टेट से संबंधित सभी कार्यों की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और वह अब नियमित ऑफिस जाती थी और दिग्विजय ने धीरे धीरे इन व्यवसाय कार्यों से दूरी बना ली थी। वह तो बस प्रकृति के निकट शांत जीवन बिताने के लिए दूर तक फैले अपने बाग बगीचे में ही अपना मन लगाए रहते थे। वे बगीचे जिनमें न जाने कितने ही फलों के वृक्ष और असंख्य फूलों की क्यारियां उनके मन को सुलझाए रहती थी। कुशल मालियों और रखवालों की देखरेख में उस मनमोहक बाग की सुंदरता देखते ही बनती थी। व्यावसायिक जीवन से दूर प्रकृति के इतने निकट दिग्विजय को समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे में जब सब कुछ राजेश्वरी के हाथ में था, तो अपने जीवन में अपना ही प्रतिद्वंदी आना राजेश्वरी के लिए गंवारा नहीं होगा और इसी के चलते वह दामिनी जैसी कन्या का चुनाव कर उनके समक्ष इतनी विषम परिस्थितियां रख रही थी, जिससे क्षुब्ध और परेशान होकर वह स्वयं कुंवर से पुनर्विवाह के विषय में सोचना बंद कर दे। यद्यपि दिग्विजय के जीवन को राजेश्वरी ने भली भांति संवारा था, परंतु वह जीवन ही किस काम का जिसे आगे दीप्त रखने के लिए चिराग ही ना हो। जब उनके वंश की वृद्धि ही नहीं होगी तो क्या जीवन और क्या उस जीवन का सांग संवार होगी। राजेश्वरी का व्यवहार उन्हें अच्छे से समझ आ रहा था, परंतु आज दिग्विजय ने उन्हें अचंभित कर दिया था। ऐसा क्या देख लिया था दिग्विजय ने दामिनी में, जो उसके सामने सदैव कुछ बात ना कहने का साहस करने वाले दिग्विजय उस बंजारन कन्या की प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटे थे। दामिनी का नाम लेते हुए दिग्विजय के चेहरे की चमक और खुशी को देखकर उनकी दृष्टि में प्रसन्न और कौतूहल दोनों थे। कहीं दिग्विजय का मति भ्रम तो नहीं कर दिया राजेश्वरी ने।
या फिर वास्तविकता में दामिनी में कुछ विशेष बात थी? राजेश्वरी नियमित दिनचर्या के तहत ऑफिस के लिए निकल गई थी और दिग्विजय भी बाग के अपने नियमित दौरे के लिए निकलने वाले थे कि तभी राजमाता दादी की इस आवाज़ से उनके पैर जड़वत हो गए थे। कुंवर जी, आज सवेरे यह सब आप कहीं राजेश्वरी के दबाव में तो नहीं कह रहे थे? आप उनकी बातों में मत आइए। हमने आपके लिए एक से एक सुंदर कन्याएं सोच रखी हैं। इससे पहले दिग्विजय कुछ कहते, दादी दोबारा बोल पड़ी। राजेश्वरी की चचेरी बहन अभिलाषा को तो आप अच्छे से जानते हैं, जो ना सिर्फ रूप की धनी है अपितु गुणों में भी संपूर्ण है। हम आपके जीवन को अभिलाषा के प्यार से महकाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते दादी माँ। अगर हम अपने जीवन में अपनी अर्धांगिनी के रूप में दोबारा किसी को देखना चाहते हैं, तो वह दामिनी ही होगी। यह पहली बार था जब दिग्विजय ने राजमाता की बात काट दी थी। राजमाता स्तब्ध थी। कभी अपनी बातों को कहने में संकोच करने वाले दिग्विजय आज अपने जीवन के इस इतने बड़े फैसले को बड़ी सहजता से उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। तो फिर हम यह समझे कि दामिनी में राजेश्वरी से ज़्यादा आपकी रुचि है। ऐसा क्या है उस लड़की में जो अभिलाषा जैसी उच्च कुलीन और रूपवती लड़की के सामने वह बंजारन कन्या आपको भा रही थी? दादी माँ फिर देख पा रही थी कि दिग्विजय उस कन्या का स्मरण करते हुए मुग्ध हो रहे थे। इस बात का पता तो आपको स्वयं ही लगाना होगा दादी माँ, लेकिन यह निश्चित है आप उससे मिलकर निराश नहीं होंगी। जो निर्भीकता और आत्मसम्मान की आभा आपको अपने कुल के लिए उपयुक्त लगती है, वह सारे गुण उसमें हैं। कहते हुए दिग्विजय वहां से राजमाता को सोच में पड़े छोड़कर उठ खड़े हुए थे और चल पड़े थे अपने बाग की ओर, जहां पर फिर से घिराई बदरा के बीच अपने हृदय में उठती लिहोरों को प्रकृति से सहलाना था। छुटपुट बूंदों ने तेज बरखा का रूप ले लिया था। देखते ही दामिनी खिज उठी थी। क्या उसका मन पहले से ही कम जल रहा था, जो उसके तन को थकाने यह वर्षा रोज रोज आ जाती थी? कल ही तो आंगन की लिपाई करी थी और चूल्हा बनाया था। आज फिर गीला आंगन अपनी बदलती शक्ल के साथ जैसे उन्हें मुंह चिढ़ा रहा था। चूल्हा तो वह पहले से ही अंदर ले आई थी, परंतु वह उस टपकती छत का क्या करे जो अंदर का कमरा दलदल बनाए जा रही थी। उसे खिज सी होने लगी। कितना सोचा था कि चौमासा आने से पहले ही नया तिरपाल छत पर बांध देगी, पर यहाँ सुबह का खाना खाने के बाद यही नहीं पता चलता कि रात की रोटी का इंतजाम हो पाएगा या नहीं। ऐसे में तिरपाल कैसे लाया जाता? उसकी मड़ैया की छत के पुराने फटे त्रिपाल को हवा का तेज झोंका तेजी से हिलाता, मानो मड़ैया को छत विहीन करने के लिए प्रतिबद्ध था। लगता था कुछ ही देर में तेज बारिश की बूंदें भी अपने दर्शन करा देंगी। मुंह पर पड़ती तेज बौछारों के चलते शंकर की नींद अकारण ही खुल गई थी। नीचे दरी पर करवटें बदल रही चमकी माई उठकर शंकर को पानी देने लगी। पानी पीते ही शंकर फिर निराशाजनक उच्छ्वास लेकर करवट लेकर लेट गया। दामिनी को चूल्हा सही करते देखकर वह खिज सा गया था और रोष दिखाते हुए बोला, अब है खुश तू? अरे राजेश्वरी को मना करने का इनाम पा लिया। वो शराबी रंडवे का नाच और उसके बस्ती वालों के सामने की बेइज्जती। तो का करें? काट दे वाह बिरजू को जाके, या दे आए चार छह गाली जाके। मिट्टी में हाथ साने साने ही दामिनी चिल्लाई थी। अरे कौन कह रहा है तो से बा हरामी के मुंह लागन को? अकल से काम ले, तो जे मिट्टी लिपन की जगह मोती बटोरेगी मोती। बोझाई, तुम काहे ना समझात हो जाके? आज ना तो कल ब्याह तो करेगी ही। देवता जैसे मालिक साहब के रिश्ते को ठुकरा कर काके गले बांधू जाए? कहते हुए शंकर की सांस फूलने लग गई थी। वह कहराते हुए खाट पर दोबारा लेट गया। दामिनी उसके पास आकर उसकी छाती मलने लगी और बोली, अच्छा जा बखत जे बात ना बड़ा बापू, तबीयत सही ना है तेरी। डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी है खा के सो जा। दामिनी कह ही रही थी कि तभी दरवाजे पर श्यामू आकर चिल्लाया, काका, राजेश्वरी देवी ने कार बाहर भिजवाई है, ऑफिस बुलाया है तुम्हें। अभी थोड़ी देर पहले दम सा छोड़ रहा शंकर पूरी ताकत संचित कर उठ बैठा था और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा था। दामिनी चिल्लाई, कहाँ जा रहे हो बापू? काहे जा रहे हो बाहर? इतनी सांस फूल रही है, कुछ दिनों बाद मिल लेना उनसे।
दामिनी की कहाँ सुनने वाला था शंकर। वह लड़खड़ाता श्यामू के साथ बाहर चला गया था। दामिनी धम से वहीं सिर पर हाथ रखे बैठ गई थी। उसे परेशान देखकर माई ने आकर उसका सिर सहलाना शुरू कर दिया था। माई के स्पर्श से वह फट पड़ी। का करे माई, बता कैसन इन बातन से पीछा छूटे। ब्याह करके ब्याह कर ले दामिनी, तू कुंवर जी से। माई ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, और वह कौतूहल से माई की ओर टुकर टुकर कर देख रही थी। कस्बे के बाहर विशाल कार खड़ी देखकर शंकर बावला सा हो गया था। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर उसकी आंखें फैल गई थी। आज तक वह इतने बड़े वाहन में तो क्या, कार में भी पहली बार कदम रख रहा था। वह झट से कार में चला गया और उसकी गुदगुदी सीट पर बैठकर कूदने लगा था। धोखने की तरह चल रही सांस के बीच भी उसका हृदय उत्साह से मानो उसके हाथों में उछल रहा था। शंकर के साथ लोभवश श्यामू और भोमाराम भी कार में चढ़ गए थे। कस्बे के लोग इतनी बड़ी कार को उड़न खटोला कहते थे, और आज तो यह उड़न खटोला खुद आया था शंकर को अपने साथ उड़ाने। कार में बैठे कस्बे से बाहर जाते हुए शंकर की गर्दन इस प्रकार तनी हुई थी मानो उसका ओहदा कस्बे में सबसे ऊंचा हो गया हो। हमेशा शंकर पर धौंस जमाने वाला भोमाराम आज उसी की बदौलत शानदार कार की सवारी कर शंकर के आगे नतमस्तक हो चला था। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार शंकर इस तरह के मान का अनुभव कर रहा था, और इसी कारण गर्व से उसकी गर्दन तन गई थी। उसे अपनी अकड़ दिखाने का जीवन में पहला अवसर मिला था। कार में उसे बैठे देख कस्बे के सभी लोग उसे उचक उचक कर देख रहे थे, और वह आत्ममुग्धता के टीले पर चढ़ा मुस्कुरा रहा था। शंकर को कार से जाते देखकर कस्बे भर में चहल पहल होनी शुरू हो गई थी। पिछले 5 दिनों से कोई एक भी दिन ऐसा नहीं था जब दामिनी की चर्चा ना हुई हो। जहां बैठे हुए समूह में इधर उधर के गप्पे उड़ा करती थी, वहां आज दामिनी कितनी सुभागी है इस बात की चर्चा हो रही थी। सभी इस बात को लेकर तरह तरह की बातें बना रहे थे कि दामिनी के साथ इस दीन शंकर के भी दिन फिरने वाले थे। कार में बैठे बैठे श्यामू और भोमाराम के बीच चर्चा हो रही थी कि कुंवर साहब कितनी बड़ी वसीयत के मालिक थे। भोमाराम बढ़ चढ़कर कह रहा था, अरे कुंवर साहब राजा हैं, राजा। लाखों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। दूर गांव उनके न मालूम कितने ही कारखाने हैं। दर्जनों नौकर आगे पीछे घूमत है। नौकर चाकर लूट कर खा ले तो भी जरा भी चिंता नहीं है। बस चित अपने बाग में फंसाए रहते हैं। न जाने कौन से पुण्य करे हैं तने शंकर, जो दामिनी जा घर राजघराने की रानी बनेगी। सुनते ही शंकर की गर्दन और तन गई थी, और गाड़ी चला रहा ड्राइवर बस मुस्कुरा रहा था। शंकर कार में बैठे बैठे दिव्यास्पन में खोरा गया था। रेशमी मलमल के कपड़ों को पहने वह स्वयं को हलवा पूरी उड़ाते हुए देख रहा था। मुद्दत के बाद उसे ऐसा दिन देखने को मिला था। घरवाली जब से गोद में दामिनी को छोड़कर मरी थी, तब शंकर ने कितने कष्टों के दिन देखे थे वह उसे ही पता था। दामिनी के संग उसकी हालत यतीमों जैसी हो गई थी। कोई कुछ बात न पूछता था, उसे खाने पीने को नहीं मिलता था। बेचारा वह इधर उधर छोटा मोटा करतब दिखाकर 2 पैसे कमाकर जैसे तैसे खुद पेट भरता और दामिनी को कुछ खिला पाता था। पिता को शुरू से ही संघर्ष करता देखकर दामिनी भी बहुत कम उम्र में ही गंभीर और समझदार हो गई थी। वह कम उम्र में ही पिता के साथ तमाशा दिखाने में लग गई थी। आज शंकर कार में बैठे बैठे यही सोच रहा था कि उनकी परेशानी के दिन खत्म होने वाले थे। दामिनी तमाशे के स्थान पर अब कोठी में छम छम करती घूमती फिरेगी। खुद में मग्न हुए शंकर अभी ये बातें सोच ही रहा था कि सहसा कार रुक गई, और 3-4 आदमी कार की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे। वे सभी मानो शंकर की अगुवाई करने आए थे। उन सभी के साथ राजेश्वरी देवी के ऑफिस जाते हुए शंकर ऐसा महसूस कर रहा था मानो वह एक राजा था जो अर्दलियों के बीच घिरा सैर पर जा रहा था। उसके साथ श्यामू और भोमाराम भी कुछ संकुचाते हुए और कुछ प्रसन्नता से शंकर के पीछे हो लिए थे। राजेश्वरी देवी के सामने पहुंचकर शंकर ने हाथ जोड़ दिए थे। राजेश्वरी देवी शंकर को उन साक्षात देवी स्वरूप दिखाई दे रही थी जिनके हाथों दामिनी के भाग्य का उदय होने वाला था। आज शंकर को लगने लगा था कि उसके अंधकारमय भाग्य में राजेश्वरी देवी के द्वारा ही तारे दीप्तिमान होंगे। राजेश्वरी ने शंकर को बैठने को कहा तो शंकर संकुचाकर जमीन पर बैठने
का उपक्रम करने लगा था कि तभी राजेश्वरी देवी ने उसको हाथ के इशारे से अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठने को कहा। आंखों में गर्व भरी लज्जा लिए शंकर जमीन से उठकर कुर्सी पर बैठ गया था। पास खड़े श्यामू और भोमाराम अब शंकर को बहुत मान की नजरों से देख रहे थे। शंकर का कद उन लोगों के समक्ष यकायक बहुत ही बढ़ गया था। भोमाराम और श्यामू राजेश्वरी देवी के समक्ष सिर झुकाए खड़े थे। जब से राजेश्वरी देवी ने उनको घर से बेदखल करने के लिए पुलिस बल को भेजा था, तब से वह उनका कद और उनकी भूमिका को बखूबी समझ चुके थे। इसलिए वह आज उनके सामने सिर झुकाकर स्वयं को उनके अधीन बताने का प्रयास कर रहे थे। राजेश्वरी ने शंकर से प्रथम प्रश्न यही किया कि क्या दामिनी उनका प्रस्ताव मानने को तैयार हो गई थी। यह सुनकर शंकर ने उत्साह से उत्तर दिया, जी सरकार, वह तो आप ही की गुलाम रही। जैसा सरकार आदेश करी सिर नवा के मानेगी। स्वयं भोमाराम की देखा देखी शंकर का भी सिर झुक गया था। सुनकर राजेश्वरी देवी मुस्कुरा दी थी। बस यही तो सुनना चाह रही थी, गुलाम। इन शब्द ने मानो उनकी तुष्टि को पुष्टि कर दिया हो। थोड़ी देर में ही भोमाराम और श्यामू संग शंकर राजेश्वरी देवी के द्वारा मंगाए हुए स्वादिष्ट जलपान का आनंद ले रहे थे। माई की गोद में सिर रखे लेटी दामिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मानो अपने बेचैन मन को बंद आंखों में क्षण भर का विश्राम देना चाहती थी। माई धीरे धीरे उसके घने बाल सुलझा रही थी, जो बारिश में भीग जाने से इमट कर गुच्छे में फंस गए थे। आंखें बंद किए उसके गौरवर्णी चेहरे पर गुलाबी गाल देखकर माई का दिल भर आया था। ईश्वर ने उस गरीब को रूप भर भर कर दिया था। वह समझ पा रही थी कि क्यों कुंवर साहब के यहाँ से दामिनी के लिए विवाह प्रस्ताव आया था। दामिनी को अब भी अपनी गोद में आंखें बंद करे दुखी लेटा देख माई ने उसे प्यार से सहलाते हुए पूछा, तू दुखी क्यों है बिटिया? सब सही करेगा भगवान। सुनते ही दामिनी उठकर बैठ गई। का सही करेगा भगवान माई? ई टूटा छप्पर या हमरा बापू की बुद्धि, जो बस ई रट लगाए पड़ा है कि कैसन ही ब्याह हो जाए हमरा। दामिनी की आवाज शांत थी। तो कहा गलत सोचे है तुहार बापू? आज ना कल तेरा ब्याह करना ही है, तो आज क्यों ना सही। माई जानती थी कस्बे में कम उम्र में विवाह का प्रचलन था। ऐसे में शंकर को तो ब्याह करना ही था दामिनी का। तो ब्याह करना जरूरी है का? जैसे तुम रह रही हो वैसे ना रह सकत का हम? का जरूरत है ब्याह कर कहीं जान की? मैं खुश हूँ बापू संग। दामिनी बोली तो माई हंस पड़ी थी। हाँ, तोहार बापू ने तो अमर बूटी पी है तेरे संग हमेशा साथ रहने को। अरे सोच, जब बापू ना रहेगा तो क्या करेगी जीवन में? लाली, ये जीवन यात्रा बहुत बड़ी है और मैं तो खुश थी तेरे काका के संग। अब जब मेरी नियति में उनका साथ ना था तो क्या करती। हाँ, मन में तेरे काका की मूरत बसी थी तो दूजा घर ना किया। फिर दामिनी को प्यार से समझाते हुए बोली, और जा कस्बे में ही कौन बुद्धिमान और सहूर वाला मिल जाएगा तेरे बापू को, जो वह कुंवर जी के आए रिश्ते को मना करे। पर माई, काहे जबरिया पीछे पड़ी है वो राजेश्वरी देवी। उन्हीं की लगाई आग है कि बापू बोरा गया है, ना तो ऐसी बात ना करता बार बार। पीछे पड़ गया इस रिश्ते के। कैसे मैं अपना आत्म सम्मान गिरा दूं? का पहचान रह जाएगी मेरे ब्याह कर। बस कोई आदमी की गुलामी की खातिर जबरिया कर लाऊं ब्याह? दामिनी के चेहरे पर सिकन उभर आई थी। ना ना बिटिया, ये बात गलत कही तने। औरत का आत्म सम्मान कोई गिरा नहीं सकता जब तक वह खुद ना चाहे। ब्याह कोई औरत की पहचान ना मिटात। अरे काहे की गुलामी? एक औरत की मुट्ठी में होत है बाकी गृहस्थी। बाहर से दिखत है आदमी घर किन राजा, पर बात असल होत उल्टी है। आदमी को पूरा जीवन औरत के इर्द गिर्द ही घूमत है। अरे आदमी को आदमी ही औरत बनात है। जे औरत ही है जो गृहस्थी संवार दे या बिगाड़ दे। न जाने कितनी देर चमकी बाई दामिनी को स्त्री का उसकी गृहस्थी में महत्व समझाती रही। वह धीरे धीरे उसे बताती रही, जब तक स्वयं न चाहे औरत कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। थोड़ी देर समझाने के बाद वह उससे कह बैठी थी, कुंवर जी को देखी हूं मैं लाली, सच में बड़े दयावान है। लोगन की भलाई के बारे में काम करे हैं उन्होंने। ऐसा ना आदमी कोई भी औरत के बड़े संयोग से मिलत है, और तू तो उनसे मिल चुकी है। तू बता, आदमी बुरे हैं का वो? ना, बुरे तो ना है, कहकर दामिनी से झुकाकर सोच में पड़ गई थी।
दिग्विजय का व्यवहार और उनकी बात करने के तरीके ने सच में उस पर प्रभाव डाला था। वह उनकी सोच में पड़ गई थी, पर जब उसने माई को अपनी ओर मुस्कुराते देखा तो वह छेप गई और यह कहते हुए उठ खड़ी हुई, जब ऐते ही बढ़िया हैं तो फिर काहे उनकी पत्नी राजेश्वरी देवी उनका ब्याह करा के उनसे अपना पीछा छुड़ाने लगी परी। हमें ना अपनी जान झंझट में डालनी है। सुनते ही माई हंस पड़ी थी। हर औरत को ब्याह करते पर ऐसे ही लागत है लाली। तू कोई अनोखी ना है जो ऐसी बात सोचे है। हाँ, एक बात जरूर है जो तने कही, ब्याह आत्म सम्मान ना गिरत है कोई औरत का। लाली भले आदमी है कुंवर जी, तेरे सम्मान को गिराने ना देंगे। दामिनी चुपचाप बाहर अपनी दिनचर्या में लग गई थी और माई विचारों के सागर में डूब गई थी। निसंतान राजेश्वरी क्यों विवाह करना चाहती थी कुंवर दिग्विजय से दामिनी का उन्हें बखूबी समझ में आ रहा था। हाँ, वह उनकी गलत नीयत को नहीं भांप पा रही थी, परंतु वह दिग्विजय के विषय में अच्छे से जानती थी कि वह एक भला व्यक्ति थे और उन्हें वह दामिनी के लिए पूरी तरह से उपयुक्त लगे थे। वास्तविकता में वह स्वयं दामिनी के सुखी जीवन का विचार कर उसके इस विवाह प्रस्ताव में अपनी सहमति जता रही थी। कस्बे के वर्तमान जीवन से वह भली भांति परिचित थी। ऐसे में उसके सुखद भविष्य की कामना करते हुए उन्हें दिग्विजय दामिनी के लिए उपयुक्त जीवन साथी दिखाई दे रहे थे। एक बार फिर दामिनी घर की सांग सवार कर रही थी, परंतु मन कहीं और जाकर अटक गया था। क्या करे वह? क्या माई और बापू सही थे? यह बात भी सच थी कि कस्बे के अन्य लड़के और आदमियों की तुलना में दिग्विजय का सौम्य व्यवहार उसके मन को प्रभावित कर गया था। जिस प्रकार उन्होंने तुरंत ही बस्ती वालों को अपनी जगह रहने के लिए कहा था, वह उसके अच्छे व्यवहार का घोतक था। यह सब सोचते हुए आज उसका मन भावनाओं की भेंट चढ़ा जा रहा था। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।